नमस्कार, जय जोहार। IND 24 के इस खास कार्यक्रम बिग टॉक शो में इस बार हमारे साथ चर्चा के लिए खास मेहमान हैं जितेंद्र शुक्ला। जितेंद्र शुक्ला छत्तीसगढ़ कैडर के 2013 बैच के IPS ऑफिसर हैं और इनके बारे में मैं थोड़ी सी जानकारी देना चाहूंगी। जितेंद्र शुक्ला जी जो हैं वो उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। 223वीं रैंक क्रैक कर इन्होंने UPSC क्रैक की है 2023वीं रैंक से। इसके अलावा वर्तमान में छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में वो पुलिस अधीक्षक के रूप में कार्यरत हैं। बिना विलंब किए हम सीधे चलते हैं जितेंद्र शुक्ला जी के पास और उनसे कई मुद्दों पर हम आज चर्चा करेंगे। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका IND 24 के इस खास कार्यक्रम में। सबसे पहला सवाल मैं आपसे ये लेना चाहूंगी सर, क्योंकि आप उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं और बहुत ढेरों IAS और IPS जो है हमें उत्तर प्रदेश से मिलते हैं। उत्तर प्रदेश में सर आपका स्कूल और आपका कॉलेज तक का जो पूरा सफ़र है किस तरीके से तय किया आपने? जैसा आपने बताया, अभी हम लोग बेसिकली इलाहाबाद और अभी प्रयागराज के नाम से मतलब वो चर्चा में हैं, तो वहाँ से बिलोंग करते हैं। और मेरी पूरी स्कूलिंग जो है वो इलाहाबाद से ही हुई है। स्टार्टिंग में मैं सरस्वती शिशु मंदिर विद्या मंदिर में पढ़ा 8th तक। 9वीं से 12वीं तक गवर्नमेंट इंटर कॉलेज इलाहाबाद का मैं छात्र रहा, जहाँ पे मैंने PCM से 12th पास किया। उसके बाद फिर हम इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन BA किया हमने। उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन ज्योग्राफी से किया। उसके बाद वहाँ पे रिसर्च के लिए इनरोल्ड थे, बट ड्यूरिंग रिसर्च UPSC क्रैक हुआ और फिर यहाँ पर आ गए। सर, इलाहाबाद का आपने जिक्र किया, ऐसे ढेरों स्टूडेंट है जो इलाहाबाद जाते हैं अपना करियर बनाने के लिए। इस दौरान आपने भी काफ़ी मेहनत, काफ़ी संघर्ष किया, लेकिन क्या कभी ख्याल आया कि अगर UPSC क्रैक नहीं कर पाया तो उसके बाद क्या करना है? मेरे समय तक जो इलाहाबाद का दौर था, वहाँ पे मुझे लगता है कि हर 10 में से 8 बच्चे का ये ड्रीम होता था कि वो या तो UPSC जाएगा या UPPSC जाएगा। और 12th के बाद अपना भी ड्रीम, टारगेट जो भी बोल सकते हैं, वही रहा। आफ्टर 12th ग्रेजुएशन करने इस सोच के साथ उतरे कि इसके बाद UPSC के लिए जाएंगे, और अगर UPSC नहीं हुआ तो बैकअप प्लान के रूप में UPPSC के लिए मतलब ट्राई कर लेंगे। वहाँ के पानी या वहाँ के खून में मतलब UPSC के लिए था। अब अभी माहौल क्या होगा बहुत बता नहीं सकता मैं, बट उस समय तक था। तो वहाँ पे जब वो उसके पानी में है तो माहौल, पूरा इन्वायरमेंट, इकोसिस्टम जो है वो UPSC या अदर इस तरह के कंपटीशंस एग्ज़ाम्स के लिए वो वहाँ पे इकोसिस्टम बना हुआ था। तो उससे चैलेंजेस तो रहते हैं, बट उससे जनरल स्टूडेंट्स जो भी रहता है उसको एक गाइड अच्छा मिलता है और उसको एक फोर्स पीछे से मिलता है उस तरफ पुश करने के लिए। तो उसी फोर्स ने मेरे को भी इस तरफ पुश किया और मैं ग्रेजुएशन से ही टारगेट लेके हम लोग उतरे कि मैं और मेरे 2-4 दोस्त थे कि हम लोग UPSC में जाएंगे। और आफ्टर PG, जैसे ही PG कंप्लीट किया, हमने फर्स्ट अटेम्प्ट बिना कोई लेट लतीफ़ किए UPSC दिया। ज़्यादा उत्साह था, तैयारी भी ठीक थी, बट उत्साह ज़्यादा था, चूँकि 4-5 साल 6 साल से उसके लिए मेंटली प्रिपेयर थे, तो दिया। बट पहला अटेम्प्ट जैसा था कि उत्साह ज़्यादा था, नर्व्स कंट्रोल थी नहीं, एक्सपीरियंस कम था, तो पहला अटेम्प्ट प्रीलिम्स में ही डूब गए। प्रीलिम्स पास नहीं किया हमने, फेल हो गए। वहाँ से थोड़ा जाके झटका लगा कि थोड़ा वेट करना पड़ेगा या थोड़ा और मैच्योरिटी चाहिए, थोड़ा और तैयारी चाहिए। सिर्फ जो आप पढ़ रहे हो उसके बेस पे कंपटीशन आप नहीं निकाल पाओगे। थोड़ा सा गहराई, थोड़ा सा डेप्थ, थोड़ा सा एक्सपीरियंस, थोड़ा सा मैच्योरिटी और थोड़ा सा पेशेंस, वो बहुत ज़रूरी है। तो उसको देख के फिर हम लोगों ने प्लान शुरू किया कि बैकअप में UPPSC की तरफ जाते हैं। और फिर 2 साल कंटिन्यू फिर हमने UPPSC दिया। जब UPPSC पहले साल ड्रॉप हो गया, नहीं हुआ, नेक्स्ट ईयर UPPSC जब क्रैक हो गया, तब फिर से वापस UPSC की तरफ आए कि नहीं, अब कम से कम प्रीलिम्स
फेल करने जैसी स्थिति नहीं है, अब फिर से दिया जा सकता है। तो 2006 में पहला अटेम्प्ट यूपीएससी दिया था मैंने, फिर 7-8 यूपीपीएससी दिया, फिर 2009 से वापस आए यूपीएससी की तरफ और 2009 दिया, इंटरव्यू दिए, 2010 दिया, इंटरव्यू दिया, दोनों अटेम्प्ट में नहीं हुआ। फिर 2011 ड्रॉप करके, चूँकि उस साल यूपीएससी के सिलेबस में बहुत सारे मेजर चेंजेस थे, सीसेट नया नया लागू हुआ था उस साल, तो काफ़ी लोग पुराने जो स्टूडेंट्स थे, मेरा लास्ट अटेम्प्ट भी था, तो बहुत सारे लोगों ने वो अटेम्प्ट ड्रॉप किया कि रिस्क नहीं लेना है। तो उसको देखा देखी मैंने भी किया, बट अंदर से था कि ड्रॉप नहीं करना चाहिए, बट सब कर रहे थे तो वो एक मॉरल प्रेशर बना हुआ था, तो मैंने भी ड्रॉप किया। फिर 2012 का अटेम्प्ट दिया, जिसमें फाइनली फिर इंटरव्यू तक गए और सिलेक्ट हुए। सर आपके दिमाग में बचपन से ये सपना पनप रहा था कि मुझे आईपीएस ऑफिसर बनना है? बचपन से तो नहीं बोल सकते, 8वीं तक तो मुझे लगता है कि बच्चों को ये कोई दिमाग में नहीं रहता कि क्या बनना है। 10th से थोड़ा सा प्रेशर दिया जाना शुरू होता है। 10th का एग्ज़ाम जब, तो उस समय बोर्ड एग्ज़ाम बहुत, आज भी बहुत मायने रखते हैं, बट उस समय यूपी बोर्ड था। यूपी बोर्ड वन ऑफ द टफेस्ट बोर्ड माना जाता था और वहाँ पे अच्छे मार्क्स लाने वाले लड़के बहुत होते थे। तो जैसे ही अपने नंबर आए तो लोगों को लगा कि नहीं, अच्छा स्टूडेंट है। एग्जैक्ट कब लगा सर कि नहीं मुझे अब यूपीएससी की तरफ बढ़ना है? 12th के बाद। ओके। क्योंकि 10th के बाद और 10th और 12th के बीच में फादर चाहते थे कि इंजीनियर बनूं। यस यस यस। बट अपने को बहुत आइडिया नहीं था कि इंजीनियर क्या होता है, क्या करता है। 12th के बाद जब ये क्लियर हुआ कि नहीं, अच्छा इंजीनियरिंग करके, तो इंजीनियरिंग करने के बाद एक जॉब करनी पड़ती है, जॉब करनी पड़ती है। और फिर जॉब इंजीनियरिंग की क्यों करना, जब जॉब ही करना है, इंजीनियर बनना है, तो इंजीनियर बनना तो एक टैग हो गया ना, जॉब तो बाद में भी करनी पड़ेगी। तो जॉब वो करते हैं जो इंजीनियर से भी बड़ी हो सकती है। तो 12th के बाद वो फिर रिसर्च किया गया कि बड़ी जॉब क्या है। पिताजी उसके पहले थोड़ा बहुत उनका सपना नहीं था कि मैं बनूंगा ये कलेक्टर या एसपी या इस तरह का, बट जो लोगों के बड़े घर बंगले होते थे इलाहाबाद में, उनके घर के आसपास से गुजरने पे वो दिखते थे। तो बाद में जब सर्च किए तो पता चला कि सबसे बड़ी जॉब ये है और ये यूपीएससी के थ्रू होती है। फिर टारगेट हुआ कि जब जाना है वहाँ पे तो इंजीनियरिंग करना क्यों, ये सब क्यों करना, ग्रेजुएशन करके डायरेक्ट जा सकते हैं। तो सर जब पिताजी ये चाहते थे कि आप इंजीनियर बने, आपका माइंडसेट था कि मुझे यूपीएससी क्रैक करना है, तो इस दौरान घर में थोड़ी सी नाराज़गी या इस टाइप का माहौल कि आपको समझाने में वक्त लगा हो, इस टाइप का कोई कुछ शेयर करना चाहेंगे ये चीज़ हमसे? 10th के बाद अपना पीसीएम था, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स ग्रुप था, तो अपना स्ट्रॉन्ग था। बट 12th करते करते, और हम भी पिताजी के साथ थे कि इंजीनियरिंग करना है 12th के बाद, बट ड्यूरिंग 12th थोड़ी लापरवाही हुई, थोड़ा गेम्स में बिजी रहे, क्रिकेट बहुत खेले क्लासेस बंक करके। तो उसके कारण नंबर्स जब एग्ज़ाम हुए तो वो दिखा भी रिज़ल्ट में प्रभाव। फिर ड्यूरिंग उन 2 साल ये फील भी आया है कि हमसे फिजिक्स और केमिस्ट्री के कुछ पोर्शंस हैंडल नहीं हो रहे हैं, समझ में ही नहीं आ रहे हैं। तो वो देख के लगा कि नहीं, इंजीनियर तो शायद ही बन पाऊँ मैं, क्योंकि अभी इतना प्रेशर आ रहा है कि जब मेरे को समझ नहीं आ रहा है और तब भी मैं पढ़ रहा हूँ। तो अगले 4 साल जो इंजीनियरिंग के होंगे उसमें भी ये फिजिक्स और केमिस्ट्री फॉलो करेगी तुमको और तुमको समझ में नहीं आएगा, तो इंजीनियरिंग करना ही क्यों। और पिताजी चाहते हैं कि इंजीनियरिंग करना, लेकिन उनका ड्रीम तो जॉब है ना, अच्छी जॉब है। तो हम एक बड़ी जॉब के लिए ट्राई मारते हैं और कन्विंस करने की कोशिश की पिताजी को, बट वो माने नहीं कि नहीं इंजीनियर ही करना है, क्योंकि उस समय वो दौर था 2000 के आसपास का दौर था जब इंजीनियर्स का एक चार्म चलता था। यस, उनके लिए माहौल था। सब गार्जियन अपने बच्चों को या तो इंजीनियर बनाना चाहते थे या तो डॉक्टर बनाना चाहते थे। तो वो प्रेशर था, बट मैंने डिनाई किया तो थोड़ा उसमें माहौल ख़राब भी रहा। कुछ दिनों तक बातचीत भी बंद रही। जब मैंने बताया कि मैं बीए करूंगा तो वो एक्सेप्टेबल ही नहीं था बीए करना, क्योंकि अच्छे स्टूडेंट्स के लिए कभी भी मतलब ये एक्सेप्टेबल नहीं माना जाता था उस समय कि वो बीए करेगा।
तो उसके कारण थोड़ा माहौल कुछ दिन तक डिस्टर्ब था, या शीत युद्ध टाइप का था कि बातचीत बंद थी। बट फिर बाद में वो ठीक हो गया, जब उनको समझ में आ गया कि कहाँ जा रहे हैं, और उनको 1-1.5 साल में समझा सके कि नहीं हमारा टारगेट ये है, और उस रास्ते पे जब उनको पॉजिटिवली चलता दिखे तो वो समझ भी गए, और उन्होंने सपोर्ट भी प्रॉपर किया फिर पूरा। तो सर जब उन्होंने देख लिया आप आईपीएस बन गए हैं आप, उसके बाद उन कैसे अपनी खुशी को व्यक्त किया उन्होंने, क्या आपने देखा उनके फेस पे उसके बाद? मैंने बताया ना, इलाहाबाद में यूपीएससी एक ड्रीम है सभी, मतलब इवन लोअर क्लास से लेके अपर क्लास तक, वहाँ बच्चों को यूपीएससी क्रैक करने के लिए मतलब हर गार्जियन का सपना होता है। तो हम लोग तो लोअर मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं, जहाँ पे मतलब वो मतलब सपने में भी नहीं सोचते हैं कि हमारा बच्चा बन जाएगा। तो जिस दिन उनको वो रिजल्ट दिखा है, उनको वो खुशी जो है वो व्यक्त नहीं की जा सकती कि क्योंकि वो कैसे। वो जो चाहते थे आपने उनसे दुगना करके दे दिया उनको। दुगना क्या, मतलब वो बियॉन्ड सोचा ही नहीं था। तो वो जो खुशी थी या वो जो माहौल था वो व्यक्त नहीं किया जा सकता, वो सिर्फ फील किया जा सकता है। क्योंकि जिस समय मेरा रिजल्ट आया, मैं लखनऊ में था, मैं यूपीपीएससी में जिस जॉब में सेलेक्ट हुआ था उसकी ट्रेनिंग पे था मैं, और मैंने फ़ोन करके घर पे बताया कि रिज़ल्ट आ गया है और पॉजिटिव है। मेरे घर वहाँ से बाई ट्रेन में घर लौटा 4 घंटे लगते थे। उस दौरान तक स्टेशन पे करीब 1000-1500 लोग इकट्ठे थे रिसीव करने के लिए, और वो 1000-1500 लोग में से मैं शायद ही मुश्किल से 15-20 को जानता हूँ। तो वो इलाहाबाद, या मुझे लगता है कि सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम की वो अभी भी उतनी इम्पोर्टेंस पब्लिक डोमेन में, सोसाइटी में वो बनी हुई है कि जब भी कोई उसमें सेलेक्ट होता है तो वो सबका हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। वो किसी पर्टिकुलर फैमिली का नहीं रह जाता, किसी का बेटा भाई या इससे नहीं रह जाता, वो उस मोहल्ले का हो जाता है, उस शहर का हो जाता है, उस प्रदेश का हो जाता है। तो वैसा वो रिप्रेजेंट किया जाता है। वो सामने से वो ग्रीटिंग्स, सामने से वो व्यवहार, सामने से वो सम्मान मिलता है कि आपको खुद ही समझ में नहीं आता है कि आपने क्या किया है। ऐसा कुछ एड ऑन ऐसा नहीं किया है कि जो इस लेवल का आपको जो व्यवहार और सम्मान मिल रहा है, तो वो फील किया जा सकता है बस। और वो उस दिन मैंने देखा है, तो मैक्सिमम लोग, सभी लोग ऐसे ही फील करते होंगे। सर अब तक जहाँ पे भी आपकी पोस्टिंग हुई है, आपको क्या लगा है कि सबसे ज़्यादा जितने जगह तक आपकी पोस्टिंग हुई है वहाँ पे सबसे ज़्यादा सुधार की आवश्यकता आपने कहाँ पर महसूस की है अब तक के लिए? बेसिकली मैं पुलिस में हूँ, और अभी तक ये मेरा 6वां जिला है। 6 जिले के अलावा मैं 2 जगह पे बटालियन में कमांडेंट भी रहा। सुधार की चांसेज और सुधार की अपेक्षाएं सभी जगह रहती हैं, क्योंकि समय परिस्थितियों के अनुसार हर चीज़ों की डिमांड भी अलग होती है, और परिवर्तन हमेशा होते रहना चाहिए, और परिवर्तन के अकॉर्डिंग उसमें सुधार हमेशा ही ज़रूरी होता है। और पुलिसिंग वैसे भी पब्लिक के हर समय एक्सपेक्टेशन और निशाने पे रहती है। तो निशाने पे इसलिए रहती है क्योंकि उनकी एक्सपेक्टेशन पुलिस से बहुत ज़्यादा होती है, रहती है, आप ही से ही होती है। और अगर वो एक्सपेक्टेशन नहीं फुलफिल कर पाती पुलिस, तो वो उनके निशाने पे भी आती है। तो इसमें सुधार की अपेक्षाएं हमेशा रहती है। कभी भी 100% प्योर सिस्टम जनरेट नहीं किया जा सकता है जिसमें कि मतलब सब कुछ बढ़िया रहेगा। छत्तीसगढ़ कैडर एकदम अलग कैडर है, जो बेसिकली पुलिसिंग में सिर्फ नक्सल के हिसाब से जाना जाता है। बाहर जब भी कभी हम बैठेंगे, बाहर जब भी कभी कोई भी आईपीएस जाता है, तो उससे सिर्फ नक्सल पे अपेक्षा होती है। तो वो कार्डर अलॉट होते ही मतलब अपने को भी फील आया है, और जब से कार्डर में है तब से ये दिमाग में भी है कि जो भी सुधार, जो भी अपने दम पर जो भी चेंजेस लाए जा सकते हैं बस्तर में नक्सलवाद को ख़त्म करने के लिए, नक्सलवाद को समाप्त करने के लिए, वो किए जाने चाहिए। और मैं सौभाग्यशाली भी रहा हूँ कि मतलब मुझे 4-5 साल मिला हुआ है बस्तर में काम करने के लिए, और जितना भी हो सकता था अपने से, जो उसको लेके निगेटिव पिक्चर्स या निगेटिव सिनेरियो क्रिएट किया गया,
उससे अलग हट के बस्तर दिखाया है, या उसके अलग हट के बस्तर को प्रेजेंट करने की। बस्तर में सिर्फ नक्सल नहीं है, नक्सल है भी तो वो पुलिस का कंट्रोल प्रॉपर है, वो प्रदर्शित करने से लेके और भी बहुत चीज़ बस्तर में है जो बाहर दिखनी चाहिए, वो भी हमने कोशिश किया है। बस्तर कितना खूबसूरत है, बस्तर कितना शांत है, नक्सल की उपस्थिति के बावजूद वो भी बाहर प्रेजेंट करने का पूरा प्रयास किया और थोड़ा बहुत सफल भी रहे हैं। अभी भी बहुत ज़रूरतें हैं और काम चल रहा है, और होपफुली नेक्स्ट 2-3 साल में मतलब हम उस स्थिति में होंगे कि हम बस्तर को और अच्छे ढंग से प्रेजेंट कर सकें, और दोबारा कभी बस्तर के लिए फिर मौका मिलेगा तो फिर बस्तर में के लिए तैयार है। सर, सुकमा, राजनांदगांव, ऐसे कई जगह पर आपने पुलिस अधीक्षक के रूप में अपना कार्य निभाया है। दुर्ग की अगर हम बात करें तो दुर्ग का अनुभव कैसा है सर आपके लिए? सुकमा, राजनांदगांव के अलावा मैं नारायणपुर भी एसपी था। और मैं अभी जो हमने पिछले डिस्कस की है कि बस्तर की पॉजिटिविटी प्रेजेंट करने के लिए मैंने अपने समय में वहाँ पे एक अबूझमाड़ पीस मैराथन करके स्टार्ट किया था। और काफ़ी मतलब लोगों को लगता, जब हमने उसका कॉन्सेप्ट रखा था पब्लिक के सामने, तो लोगों को भरोसा नहीं था कि वो नारायणपुर शहर से लेके 20 किलोमीटर अंदर एक कैंप था बासिंग, वहाँ तक की वो दौड़ थी 21 किलोमीटर की। लोगों को भरोसा नहीं था कि शहर के लोग भी वहाँ जाएंगे, बट पहले ही आयोजन में उसमें करीब 4,500 लोग दौड़े थे। और न सिर्फ नारायणपुर से बल्कि सभी छत्तीसगढ़ के हर लगभग जिलों से लोग आए थे। और उसका विनर जो था वो केन्यन सिटीजनशिप वाला नागरिक था, जो कि बेंगलोर से आया था यहाँ पर। तो उसने वो दिखाया था कि नहीं, बस्तर में और भी बहुत कुछ है नक्सल के अलावा भी। सेम ऐसे जैसे अभी आपने दुर्ग के लिए पूछा, ये प्लेटफॉर्म और नक्सल प्लेटफॉर्म एकदम अलग है। दुर्ग कॉस्मोपॉलिटन टाउन जैसा फीलिंग रखता है, पूरा इंडस्ट्रियल टाउन है। दुर्ग भिलाई ट्विन सिटी है। 1962 से जब से स्टील प्लांट यहाँ पे लगा, तब से यहाँ पे वो जो इसका स्वरूप है कॉस्मोपॉलिटन, नॉर्थ इंडिया से लेके मतलब जम्मू कश्मीर से लेके इवन तमिलनाडु, केरला के लोग भी यहाँ पे भिलाई स्टील प्लांट में काम कर रहे हैं। उस नेचर के कारण और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के कारण जो यहाँ पे जो इसका स्वरूप है वो पूरा प्रॉपर टाउन का और इंडस्ट्रियल टाउन का है, जिसके कारण यहाँ पुलिसिंग भी एकदम अलग है। यहाँ की पुलिसिंग, टाउन पुलिसिंग, इंडस्ट्रियल पुलिसिंग, सेफ्टी सिक्योरिटी मेजर से लेके, ट्रैफिक से लेके, लोगों के मन में पॉजिटिव पुलिसिंग के क्या एस्पेक्ट लाए जा सकते हैं उससे लेके, और इंडस्ट्रियल टाउन होने के कारण जो लेबर क्लास आता है बाहर से, उनके जो छोटी छोटी बस्तियाँ बनती हैं उस एरिया में नशे के प्रचार से लेके, नशे की रोक जो चैलेंज है वो वहाँ से लेके एकदम अलग तरीके का पुलिसिंग आता है। तो वो पिछले 6 महीने से हम लोग देख रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि दुर्ग को कुछ ऐसा सेटअप या सिस्टम देके जाएं जो दुर्ग अगले 7-8-10 सालों तक सस्टेन कर सके उसमें पुलिसिंग। तो हमारा प्रयास है कि ट्रैफिक समस्या से लेके, नशे की समस्या से लेके, जो क्राइम का नेचर है, जो लेबर क्लास से लेके, जो अभी यहाँ पे नया एक कल्चर डेवलप हुआ ग्लैमराइजेशन का, क्राइम्स का, छोटे छोटे गैंग बनने का, तो उसको तोड़ने का प्रयास जारी है। मतलब ये कहा जा सकता है सर कि ये आपका नया प्लान है आगे के लिए? हाँ, ये अभी चुनाव के बाद से, चूँकि मैं आया तो उसके जस्ट बाद चुनाव था लोकसभा, और ड्यूरिंग MCC आया मैं, और लोकसभा के बाद से, जून के बाद से हमने इस पर एक प्लान्ड वे में हमने स्टार्ट किया है। और हमारी कोशिश है कि यहाँ पे काम करने वाले जितने भी क्राइम ग्रुप्स हैं, गैंग्स हैं, नशे के जो बिजनेस चलाने वाले बड़े लोग हैं, धोखाधड़ी 420 में जो यहाँ पे ऑर्गेनाइज तरीके से ज़मीन से लेके बाकी चीज़ों में धोखाधड़ी चल रही है, उसको, साइबर क्राइम जो आज बहुत बड़ा चैलेंज बना हुआ है, खासकर इन जैसे शहरों में जहाँ पे हर छोटी छोटी चीज़ में साइबर वर्ल्ड इन्वॉल्व हो रहा है, और फिर ट्रैफिक, इन 4-5 चीज़ों पे प्लान्ड वे में अगले 5-6 महीने में हम अपना प्लान एग्जीक्यूट करेंगे और कोशिश करेंगे कि दुर्ग को एक अच्छा शहर, सेफ एंड सिक्योर शहर
पब्लिक के लिए दे पाएं, जिसमें पुलिस के ऊपर उनका पूरा भरोसा। सर, ट्रैफिक का आपने जिक्र किया तो एक सवाल लूंगी कि यातायात को लेकर बीते दिनों आप लोगों ने बहुत सारे अभियान चलाए, इसका आप लोगों को क्या आउटपुट मिला और कितना कारगर साबित रहा सर ये अभियान? ट्रैफिक एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें हमेशा पुलिस निगेटिव पॉइंट पे खड़ी हो जाती है। मतलब पब्लिक को ऐसा लगता है कि जैसे ट्रैफिक पुलिस जो खड़ी है वो हमसे पैसा वसूलने के लिए खड़ी है, हमारा चालान काटने के लिए खड़ी है, या किसी भी तरह से परेशान करने के लिए खड़ी है। तो उसी को पॉजिटिव फ्रेम देने के लिए हमने बहुत सारे इस दौरान अभियान चलाए, चाहे वो 21 डे चैलेंज रहा हो, चाहे हेलमेट खुद से पहनने का सेल्फी भेजने का रहा हो, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हमने इस दौरान की हैं, जिससे ट्रैफिक पुलिस का जो पॉजिटिव एस्पेक्ट है, पॉजिटिव सिनेरियो है उनका, वो पब्लिक डोमेन में ले जाएं और पब्लिक को थोड़ा बहुत ये भरोसा और विश्वास दिला सकें कि हमारा उद्देश्य चालान काटना नहीं है, हमारा उद्देश्य हर वो लाइफ को बचाना ज़रूरी है जो प्रतिदिन सड़कों पर बिना किसी कीमत के गैर वाजिब, गैर ज़रूरी ढंग से चली जाती है। क्योंकि पुलिस वाले लगभग हर दिन किसी न किसी परिवार के किसी न किसी अभिन्न की बॉडी उठाते हैं, और जो वो परिवार साल भर या 2 साल या 10 साल में एक बार देखता है, पुलिस वाले उसको हर दिन देखते हैं। तो वो दुख समझते हैं। वो परिवार शायद 10 साल में एक बार वो दुख देखता है, बट वो दुख हम हर दिन देखते हैं, हर दिन उठाते हैं। तो हमारा उद्देश्य रहता है कि हम ट्रैफिक पे एक पब्लिक रिस्पांस सिस्टम डेवलप कर सकें, जिसमें पब्लिक खुद से अपने स्वतः स्फूर्त ट्रैफिक नियमों का पालन करे। तो हमारा प्रयास उसी दिशा में चल रहा है और हम कोशिश कर रहे हैं कि हम इसमें जितना पब्लिक इन्वॉल्वमेंट बढ़ा सकें। और जब मेरा अपना मानना है कि जब तक पब्लिक सेल्फ डिसिप्लिन नहीं होगी तब तक ट्रैफिक पे बहुत कुछ करिश्माई किया जाना बहुत मुश्किल है। पब्लिक की भी सहभागिता उतनी ही ज़रूरी है। उनकी 50% सहभागिता आवश्यक है, पुलिस की 50% सहभागिता के साथ। सर, एक बहुत ही अलग सवाल मैं लूँगी आपसे, और जो सभी जानना चाहते हैं, कई बार ऐसा होता है आप लोगों के साथ कि पॉलिटिकल पार्टीज़ का थोड़ा सा प्रेशर होता है, थोड़ा सा आपको पब्लिक का प्रेशर होता है, तो बहुत सारी चीज़ें एक साथ हो जाती हैं कई बार। तो आप लोग उससे डील कैसे करते हैं सर? मैं पुलिस में आया क्योंकि मुझे पुलिस बहुत पसंद थी, यूनिफॉर्म बहुत पसंद थी। जब आया तब तो सिर्फ यूनिफॉर्म का आकर्षण था, लेकिन यूनिफॉर्म बाहर से देखने में और यूनिफॉर्म पहनने में, दोनों के दौरान का जो यात्रा रहती है ना, वो आपकी स्ट्रेंथ, धैर्य, ताकत वो प्रदान करती है कि आप किसी भी सिचुएशन को हैंडल करते हैं। मैं अपने लड़कों को हमेशा ब्रीफ करता हूँ कि मैं पुलिस वालों को महामानव मानता हूँ, क्योंकि वो जितनी एक्सपेक्टेशन लेके वो चल रहे हैं उतनी एक्सपेक्टेशन लेके शायद ही कोई और बंदा चलता हो। तो जो आपने पूछा कि पॉलिटिकल प्रेशर, ये वो दुनिया भर का, वो हमारी ट्रेनिंग होती है। एक अकेला ऐसा डिपार्टमेंट है जहाँ पे इतनी कठोर ट्रेनिंग दी जाती है, 1 साल का ग्राउंड से लेके, पढ़ाई से लेके, सब चीज़ पे जो रगड़ा जाता है। और फिर कानून, जो आपके पीछे जो आपका बेस है, वो कानून है। अगर आप कानूनन सही हैं, अगर आप लीगली साउंड हैं, अगर आप लीगल वे में आगे बढ़ रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि कभी भी आप मुसीबत में आते हैं या कभी भी आप कंफ्यूज्ड रहते हैं कि क्या करना है। मेरी 12वां साल मेरा चल रहा है, 11 साल कंप्लीट हो गया सर्विस में। मैंने आज तक कोई ऐसा प्रेशर नहीं देखा कि जो अनड्यू ऐसा है जिसको आप लीगली मना नहीं कर सको। हम मना करना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं, इस पे डिपेंड करता है। मुझे जहाँ तक आज तक प्रेशर आया, अगर वो लीगली सही नहीं लगा तो मुझे मना करने में कभी हिचकिचाहट नहीं हुई, और मैंने कभी नहीं देखा कि उस पर किसी ने फिर अनड्यू प्रेशर दिया कि आपको ये करना ही पड़ेगा। तो मेरा फिर से भी कहना है, आप कभी भी जब ऐसे मुसीबत लगती है, जब कोई कभी ऐसा फंसा हुआ महसूस होता है, तो हम जो कानून बोलता है वो फॉलो करना चाहिए। अगर हम वो कर रहे हैं तो कोई भी प्रेशर फील नहीं होता है, क्योंकि एंड ऑफ द डे कानून मैटर करता है। आपका सही गलत
डिसीजन आपके उसके लिए जिम्मेदार हो सकते हो, लेकिन अगर आप कानूनन गए हो तो आपको कोई गलत नहीं ठहराता है। एक अंतिम सवाल लूंगी सर मैं आपसे। बहुत सारे ऐसे युवा वर्ग हैं जो यूपीएससी की तैयारी करते हैं, लेकिन कई बार 1 या 2 अटेम्प्ट में हार मान जाते हैं। आपने 1 अटेम्प्ट में हार नहीं मानी, लगातार उसे करते रहे। तो ऐसे जो युवा हैं उनके लिए आप एक छोटा सा क्या मैसेज देंगे एक टिप्स के तौर पे? मैं तो चौथे अटेम्प्ट अपने लास्ट अटेम्प्ट में आया और 3 इंटरव्यू देकर आया, और पता नहीं हार मानने जैसा मतलब मैंने उन 5 सालों में कभी देखा नहीं या फील नहीं आया कभी। और मैं अपनी फीलिंग या अपने एक्सपीरियंस पे ही बता सकता हूँ। यूपीएससी की तरफ वही लोग जाएं जिनका खुद का सपना है कि वो करेंगे, उसके बैकअप में एक प्लान जरूर लेकर जाएं, लेकिन अगर डाउटफुल है माइंड तो नहीं जाएं। माइंड एकदम क्लियर होना चाहिए कि हमको ये करना ही करना है। डेडिकेशन सिर्फ उसी के प्रति होना चाहिए, समर्पण उसी के प्रति होना चाहिए। और तीसरा ऑनेस्टी जो ईमानदारी है वो जो खुद के प्रति। ऐसा नहीं कि आपके दिमाग में हमने बोला, मैंने जितेंद्र शुक्ला ने बोला कि अरे तुम यूबीआर करो, क्यों नहीं कर रहे हो, तो तुमने मेरे प्रेशर में ले लिया, लेकिन अंदर अंदर यार होगा तो नहीं होगा तो नहीं, अपने से तो नहीं होगा। तो वो ईमानदारी अगर आपके अंदर है, आपको लगता है कि इवन आपको लगता है कि आपसे नहीं होगा, लेकिन आप ईमानदार हो कि नहीं मैं कर लूँगा, देखते हैं, ट्राई करते हैं, तो हो जाएगा। मैं भी जब उतरा था तो मेरे को नहीं भरोसा था कि मेरा होगा, और गिरते गिरते चौथे अटेम्प्ट में हमने इंटरव्यू क्लियर ही कर लिया। तो ऐसा हर बंदा निकाल सकता है, चाहे वो जितना भी खराब है पढ़ने में। जिस दिन उसने शुरू किया उसके अगले 2 सालों के अंदर वो क्रैक कर सकता है। आपका कहना है कि विश्वास खुद पे होना चाहिए, लेकिन खुद पे विश्वास, धैर्य और डेडिकेशन और ईमानदारी, इन 4 चीज़ों पे अगर आप खरे उतरते हैं और अपने को फोकस रखते हैं अपने टारगेट के प्रति, तो मुझे लगता है यूपीएससी कोई भी क्रैक कर सकता है। तो ये थे हमारे साथ छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले से एसपी जितेंद्र शुक्ला, जिन्होंने जाते जाते इंटरव्यू में एक बहुत ही अच्छी टिप्स जो है युवा वर्ग के लिए दी है कि डेडिकेशन के साथ अगर कार्य करना है तो वो कार्य जरूर हम सफल कर पाते हैं। और इन्होंने ये अपने पूरे जीवन में अपने पूरे संघर्ष के साथ इसे दिखाया है। इसके अलावा बात मैं दुर्ग की करूं तो लगातार नए नए प्लान्स के साथ ये दुर्ग के लिए वर्क कर रहे हैं, और जिसे लेकर कहीं ना कहीं अब दुर्ग में सुधार की जो स्थिति है वो भी देखने को मिल रही है। चाहे हम ट्रैफिक की बात करें, चाहे हम क्राइम की बात करें, चाहे हम साइबर क्राइम की बात करें, हर क्षेत्र में इनका एक अलग प्लान है, एक अलग मोटो है। तो लगातार दुर्ग में एक विकास की ओर, क्राइम को कम करने की ओर और लोगों को सुरक्षित करने की ओर जितेंद्र शुक्ला पुलिस अधीक्षक के रूप में अपने कदम जो हैं वो बढ़ाते चले जा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका इस इंटरव्यू में साथ देने के लिए।